बट वॉट एवर इट इज, अगर आपने मिस भी किया है तो नो वरीज, हम लोग वापस बहुत सारे टेस्ट लेने वाले हैं, जैसे कि डाइजेशन ये चैप्टर, अच्छा बैच 1 के साथ ऑलरेडी खत्म हो चुका है. वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर फ्रॉम टुडे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर हियर राइट नाउ. ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक चीज आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं ना यहाँ पे नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ फॉर दोस्त जिनका डाइजेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर पढ़ के. आई एम गोइंग टू टेक एडिशनल लेक्चर्स फॉर यू ऑल, बट आई वांट टू कीप द बैचेस पैरेलल, इसके लिए मैं अभी यहाँ पे साथ में ले रहा हूँ. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया, बीच में डाइजेशन छोड़ के आपने अलग ही चैप्टर पढ़ा लिया. तो डोंट वरी, जिन लोगों का बाकी है चैप्टर उनका कंप्लीट मैं कर दूंगा इन अ वीक और 2, विच वी कॉल इट एज कवर अप सेशन. तो कवर अप सेशन में आपका पूरा हो जाएगा. ओके, ठीक है. सानिका इज आस्किंग सर, डाउट इज क्राउन कवर्ड बाय only enamel or both enamel and dental? Crown is basically the upper part of the teeth which is exposed. जो बाहर रहता है जॉ बोन से, उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन. करेक्ट, विच इज एन एक्सपोज्ड पार्ट, जो बाहर की तरफ है. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज कंसिडर्ड एज. तो उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं. तो उसमें सभी आएगा ना बेटा. So sir, in the question it is that is it covered by, तो covered आएगा तो सिर्फ enamel आएगा या both dental and enamel आएगा? हाँ, तो सबसे बाहर क्या रहता है? Enamel. करेक्ट, तो फिर ऑप्शन आपका एनिमल आएगा. Okay, thank you sir. यस, ओके गुड. भक्ति ने एनिमल बोल दिया, कर दिया. अनिकांत को मैंने अनम्यूट ऑप्शन दे दिया है. चलो, शैल वी स्टार्ट नाउ. टेंशन मत लेना, कंफ्यूज मत होना, मैं आप लोगों का सिलेबस बराबर कवर कर दूंगा. आई जस्ट वांटेड कि सब लोग साथ में रहेंगे तो और मजा आएगा. एग्जाम्स लेने के लिए भी हमारे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साथ में एग्जाम देते हैं तो. ठीक है, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट. जिन लोगों का भी डाइजेशन चैप्टर थोड़ा बहुत बाकी होगा, दैट विल बी कवर्ड सेपरेटली ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स. बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट अटेंडिंग टुडेज चैप्टर एज वेल. अभी जो चैप्टर मैं आपका लेने वाला हूँ, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. अगेन अ वेरी सिंपल एंड स्मॉल चैप्टर फॉर यू ऑल. और मैं जानबूझकर ये चैप्टर चालू कर रहा हूँ बिकॉज इट इज इन कनेक्शन विथ व्हाट वी हैव लर्नड अप टिल नाउ. लेकिन आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये सब चीजें आती है. अभी अनिकांत ऑप्शन, अनिकांत तुझे दिया ना रे, क्या करते हो अनिकांत? एक मिनट, अनिकांत इज सेइंग मुझे अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिया. फैज सैयद, अनिकांत संगई दिया ना बेटा, तुझे नहीं दिया. हाँ, अभी देख आ गया. यस सर, थैंक यू गुड. सर. फैज, यू वांट टू से समथिंग? फैज अपना हाथ नीचे कर बाबू. मिस्टर फैज, अपना हाथ नीचे करो. Sir, can I get recording of lectures? Yes, yes. Everyone will get the recording of the lectures. See, my lectures are getting uploaded on YouTube link. और YouTube लिंक में अभी तक जितने भी मेरे लेक्चर्स हुए 11th स्टैंडर्ड में वो सारे के सारे हैं. सो आई विल शेयर दैट लिंक विथ यू ऑल सो दैट यू कैन बेसिकली सी ऑल द चैप्टर्स. ठीक है, तो इफ यू वांट आई कैन शेयर माय लिंक हियर आल्सो. मैं मेरे चैट बॉक्स में अभी डाल देता हूं. हाँ, किसी ने तो भी भेज दिया. Somebody has already sent that link. Am I not audible? Ananya is saying कि मेरी आवाज नहीं आ रही है. Sanika is also saying कि मेरी आवाज कट रही है. Is it? आ रही सर, आ रही. आ रही है ना? Okay. 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 Yeah. Walk as. No problem.
ये देखो मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है लिंक एडिशनल, किसी को चाहिए होगा तो यू कैन टेक दिस. ओके, यस. गायत्री इज ऑल्सो सेइंग वॉइस ब्रेक. विटामिन ए इज फैट सोल्यूबल. यस करेक्ट. अरे वो अमन वो ये था सिस्टम एरर था बेटा, कुछ गलत हुआ है वहां पे, आंसर गलत गया है. ठीक है, सो डोंट वरी, दैट्स अ सिस्टम एरर. जो आपने आंसर टिक किया वो करेक्ट है, तो यू कैन ऐड +1 देयर इफ यू वांट. ठीक है. थीकोडोंट का मतलब श्रुति को नहीं समझा. कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज थीकोडोंट? हेलो द बॉयज एंड द गर्ल्स. Tooth in the socket. Tooth Gum in socket. the embedded Teeth are embedded in the tooth jawbone. in the socket of a jawbone, ऐसा बोलने का. हाँ, tooth when they are very good. भूषण ने भी सही बताया. When the teeth are embedded in the socket of a jawbone, we call that as a thecodont. Okay, very good, correct. So that is the meaning of the word thecodont. ठीक है. चलो, तो आज से अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं. मैं जानबूझ के ये वाला चैप्टर आपका फिर से ले रहा हूँ. Again, it's going to be little easy for you all to understand this particular chapter. इसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे फर्स्ट यूनिट पे या फिर सेकंड यूनिट पे एनसीईआरटी के. अथर्वा भी रहने देना, तुझे क्या करना है. नाउ यू ऑल स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड. जितने भी बच्चे भी यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, यस आई नो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन आपका बाकी है, वो मैं साइमल्टेनियसली कुछ बैचेस है जिसमें ये बाकी है, मैं साइमल्टेनियसली कंटिन्यू करने वाला और कंप्लीट करने वाला हूँ. बट आई वांट यू पीपल टू अटेंड दिस लेक्चर आल्सो. तो जिनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट नहीं हुआ है उनको डबल लेक्चर आएगा बायो का फॉर अनदर 2 वीक्स, और उसके बाद सिंगल लेक्चर आएगा मेरा वाला. ठीक है. तो अदर देन दिस मैं अलग से आप लोगों का फिर से लेने वाला हूं. आई एम वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज टू ऑल ऑफ यू, बट आई डोंट वांट टू मिस, नहीं तो आप लोग सब पीछे रह जाओगे. ठीक है. तो जो बैच के साथ हमने शुरुआत की थी उनके साथ आप लोग आने चाहिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट टेकिंग योर कॉमन टेस्ट. क्योंकि नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना कॉमन टेस्ट में और मजा आता है रिजल्ट्स में. ठीक है. सो टू मेक श्योर दैट वी स्टार्ट विथ योर कॉमन टेस्ट, इसके लिए थोड़ा हम लोग ये अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं. जो स्टूडेंट्स जिनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अभी तक कंप्लीटेड नहीं है, उनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मैं पैरेलली ये चैप्टर के साथ कंप्लीट करने वाला हूं. उसका टाइम टेबल आपको आपके ग्रुप पे आ जाएगा एंड देन देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. ओके लव्य, ठीक है बेटा. लव्य, यस गुड. लव्य ने परफेक्ट वर्ड यूज किया. थैंक यू लव्य. चलो नाउ if you see the name of the chapter is there in front of you, that is called as the breathing and exchange of gases. So we are going to understand this interesting topic. छोटा सा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बाकी के चैप्टर्स पे शिफ्ट होने वाले हैं. ठीक है. Now can anyone tell me what do you know about breathing and exchange of gases? Can anyone tell me? फटाफट फटाफट आंसर करो. चैट बॉक्स पे कर सकते हो. ओके, मीनिंग रेस्पिरेशन. Otherwise saying meaning respiration. Any other word? Any other idea? अगर बात करनी है तो you have to raise your hand. अपना हाथ ऊपर करके बात कर सकते हो. बोलो जल्दी जल्दी. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ओके, सानिका इज सेइंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन. श्रद्धा इंटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन. सब मिलाकर दिव्या इज सेइंग breathing and exchange of gases. Inhalation of oxygen, exhalation of carbon dioxide. Cellular respiration. Please repeat the question. Question is, what do you know about breathing and exchange of gases? ऐसा मैंने पूछा. अन्वय is saying exchange of gases. Okay, intake of oxygen, release of carbon dioxide. ठीक है. Aerobic and anaerobic respiration. बाप रे, आप लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा. सब कुछ बोल दिया आपने कि सर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है. गुड. Exchange of oxygen and carbon dioxide in the blood is breathing, is what Advay is saying. Good. Shravani is saying exchange of gases in the blood. Very good. Gayatri alveoli में exchange होता है. Good. Saphora ventilation बोल रही है. Correct.
Srishti is saying anaerobic and aerobic respiration. Okay. Alveoli, Isha is saying alveoli is the site of exchange. Ishita. Okay, good Ishita. Sanika is saying production of ATP. देखो अभी ना सब कुछ आ गया इसमें ना। एक वर्ड जो आप लोग साइमल्टेनियसली मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हो, गायत्री ने पूरा सिस्टम ही मेरे सामने रख दिया. सो दैट पर्टिकुलर वर्ड विच वी आर टॉकिंग हियर इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन. ठीक है, तो आप बहुत सारे बच्चों ने रेस्पिरेशन के बारे में बताया और बहुत सारे बच्चों ने ब्रीदिंग के बारे में बताया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये दोनों है क्या और इसमें क्या डिफरेंस है. इट इज सिंपल इंटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फाउल एयर. ओके, सृष्टि सिंह. ठीक है, चलो देखते हैं. थोड़ा ध्यान दो अभी सब लोग इधर. एवरीवन प्लीज फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू से. नाउ there is one important process which takes place in our body, and yes, Shruti, sorry, there is one process which takes place here in our body that is known as respiration. Now what exactly do we mean by respiration? Respiration is nothing but a process where the animal is going to produce energy. Okay, तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो यहाँ पे आना चाहिए दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी. सो रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी गुड आदित्य. आदित्य इज सेइंग रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड. ठीक है, गुड. तो यहाँ पे ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एनर्जी रिलीज कर रहे हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये रेस्पिरेशन होता क्या है. व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय रेस्पिरेशन. नाउ whatever oxygen which enters in, जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, that oxygen eventually enters within the cell, जो सेल के अंदर जाएगा. Now within the cell lot of biochemical reactions are going to take place. With the all these biochemical reactions, the food, that is especially the organic food, will get oxidized. तो उसमें से ऑक्सीडेशन मेजरली किसका हो रहा है. ऑक्सीडेशन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखता हूँ क्योंकि वहां पे शायद कुछ आ जाए. सो ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है. ऑक्सीडेशन बेसिकली यहाँ पे हो रहा है ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज इज टेकिंग प्लेस. जो आप लोगों ने ना 10th स्टैंडर्ड में, स्पेशली जो लोग एसएससी में थे, स्टेट बोर्ड में थे, उनको ये था, ये सॉल्व करेक्ट. So basically there is oxidation of glucose which is taking place, and as there is oxidation of glucose which is taking place, then our body, our cells will produce energy, and that energy is produced in the form of ATP. Correct? और जो एनर्जी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, वो एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहाँ पे ग्लूकोज का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने के बाद, अच्छा ये किधर होगा. सो दिस नेचुरली इज गोइंग टू टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, दिस विल ऑल, यस करेक्ट, इनसाइड द सेल इन द माइटोकॉन्ड्रिया. वेरी गुड, अमन ने बताया. देखो, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, ETC. तो 3 केमिकल रिएक्शंस आप लोगों ने, जो लोग एसएससी बोर्ड के हैं उन्होंने ये पढ़ा है. सीबीएसई में ये नहीं था, आईसीएसई में भी ये था, लेकिन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स करके एक चैप्टर है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा ये आईसीएसई के 10th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है. ओके, सो बेसिकली ये 3 केमिकल रिएक्शन से पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन. अच्छा, ये रेस्पिरेशन किधर हो रहा है. दिस रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस, यस करेक्ट अद्वैत, दिस रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल्स. नो, रेस्पिरेशन कहां हो रहा है. रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, निशिता एंड श्रद्धा. यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये रेस्पिरेशन है. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन. इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच फूड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू लिबरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. करेक्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन, जो हो रहा है सेल के अंदर. And since it is taking place inside the cell, therefore we also call this as cellular respiration. Okay, so it is known as cellular respiration, right? So naturally यहाँ पे breakdown किसका हो रहा है. ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, एंड बिकॉज ग्लूकोज इज गेटिंग ब्रोकन डाउन, देयरफॉर वी कॉल दिस एज कैटाबोलिक प्रोसेस. कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मीनिंग आता है ब्रेकडाउन, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसके लिए हमने इसको नाम दिया है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक प्रोसेस.
करेक्ट। जैसे मैंने बताया ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला तो आपने को पता ही है, दैट इज C6H12O6, करेक्ट। नाउ हियर this glucose in the presence of oxygen will give rise to what? 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. तो टोटल मॉलिक्यूल्स विच आर बॉडी इज गोइंग टू रिलीज इज गोइंग टू बी 38 ATP। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना रेस्पिरेशन का, ये हम लोग अलग से एक चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ने वाले, ठीक है, इन द नेम ऑफ द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो ये वाले चैप्टर में हम लोग ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ने ही वाले हैं, अभी हम लोग वो नहीं पढ़ रहे। I'm not going to talk and discuss about respiration. I am right now interested in this mechanism known as breathing. Correct? So what exactly breathing is? अगर ये पूरा mechanism cellular respiration है, तो breathing में होता क्या है? So breathing is nothing but the exchange of gases. मतलब taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Inhalation and exhalation. तो वो mechanism को हम लोग क्या बोलते हैं? Breathing. और ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है, यस करेक्ट, ब्रीदिंग इज एट बॉडी लेवल एंड दिस वन इज एट सेल्यूलर लेवल, ओके। और ब्रीदिंग में जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है, दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ईच एंड एवरी सेल। हमारे बॉडी का हर एक सेल उसको यूज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एंड द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है ना। इफ द केमिकल एनर्जी इज रिलीज्ड एट वंस, यानी जो ATP है या फिर व्हाटएवर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें अगर एनर्जी एट वंस रिलीज होता है, लाइक हीट एनर्जी एज वेल एज लाइट एनर्जी, ये सब साथ में अगर रिलीज होता है, तो नेचुरली देयर विल बी अ कंडीशन वेयर द सेल्स विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, तो सेल मर जाएगा, इट्स लाइक अ ब्लास्ट, करेक्ट। हीट एनर्जी इज लाइक इन द फॉर्म ऑफ ATP, ATP, that is adenosine triphosphate, and then there is light energy which is also produced. तो ये क्या हो जाएगा ना, ये एक मिनट बेटा लव्य में दिखाता हूँ सब कुछ, ठीक है, एक एक स्लाइड में दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, द सेल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इफ द एनर्जी इज रिलीज्ड एट वंस एट अ टाइम, एंड देयरफॉर इट इज रिलीज्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर, यानी ग्रेजुअली ये रिलीज होते रहता है एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट। एंड हाउ इट इज रिलीज्ड? सो इट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस मॉलिक्यूल कॉल्ड एज ATP, stands for adenosine triphosphate. So they say that the energy released is trapped in the bonds of ATP. तो ये ATP करके रिलीज होना चालू हो जाता है, and then there is gradual release. Yes, correct, Safara. So basically, when the respiration, that is production of energy, when it takes place in the presence of oxygen, we call this as what? Aerobic respiration. जिसमें कितना एनर्जी रिलीज होता है? 38 ATP. Why? If there is absence of oxygen, अगर ऑक्सीजन नहीं है, call this as anaerobic respiration. इसको हम लोग बोलते हैं anaerobic respiration, जिसमें मॉलिक्यूल जो रिलीज होता है that is just 2 ATP. एकदम कम। 16 ATP कहां से आया बुशरा? 2 ATP, करेक्ट। तो सिर्फ 2 ATP रिलीज होते हैं, ओके। So this is how we see aerobic and anaerobic. That is why it is said that energy released in the presence of oxygen, that is aerobic, the amount of energy produced is going to be very high. Okay, तो इतना सिर्फ याद रखो, राइट ना। जिन लोगों ने भी अभी तक लिखा नहीं है, प्लीज स्टार्ट राइटिंग दिस डाउन। पहले ये लिख लो पूरा, जो भी लोगों ने नहीं लिखा है प्लीज राइट इट डाउन, ओके। जिनका हो चुका है वो लोग 2 मिनट बैठेंगे शांत। यस, करेक्ट अनन्या, ये CBSE में भी था लेकिन बहुत शॉर्ट में था। यस सानिका, परफेक्ट, गुड। यस लव्य, यू वांट टू से समथिंग बेटा? मिस्टर लव्य वांट्स माइक दे दिया जाए लव्य। हाय लव्य, बोलो। हेलो सर। सर इसके लिए पेजेस लीव करने हैं डाइजेशन के लिए। डाइजेशन के लिए थोड़ा सा पेजेस लीव कर दो, 15-20 पेजेस लीव कर देना। ओके।
थैंक यू सर। या लिखो, श्रद्धा का हो गया। कैटाबोलिक प्रोसेस मतलब ब्रेकडाउन बेटा, अथर्व, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो जब किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। ओके, और कोई भी मॉलिक्यूल जब बिल्ड होता है, डेवलप होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबोलिज्म। सो इट इज लाइक कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। ठीक है, हाँ, तो श्रावणी में अभी बोलता हूं कि डिफरेंस क्या है। यस, दोनों मिलकर होता है मेटाबॉलिज्म, दैट इज राइट। ठीक है भूषण, करेक्ट। श्रावणी में बोलता हूं आपको क्या करना है। चलो, सबका हो गया लिख के? हैज एवरीवन रिटन दिस डाउन? प्लीज लेट मी नो इफ यू पीपल हैव रिटन दिस डाउन। ओके, चलो, गुड गुड गुड, ठीक है। बायोलॉजी कब पढ़ेंगे? अनिकांत, आपको जब आपकी मर्जी है तब बायोलॉजी पढ़ो, कोई टेंशन नहीं आनी। whichever time you feel is okay, suitable for you, you can study। ठीक है, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो। yes, the death of the cell will happen in large amounts because वापस, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अगर एक साथ एनर्जी रिलीज होता है तो जनरली ऐसा होता नहीं है। अमन तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारता है, लाइफ ही अपना बायोलॉजी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुड। व्हाट श्रद्धा? ब्रेकडाउन ऑफ द सेल्स ना? Yes, sir. हाँ, सो दैट इज बेसिकली अगेन अ कैटाबोलिक मैकेनिज्म होंगे ना, तो उसको स्पेसिफिक नाम नहीं है, जनरली ऐसा कभी होता नहीं है। ओके, सडन डेथ ऑफ अ सेल इज नॉट सो कॉमनली सीन। द सेल विल चेंज इट्स नेचर एंड स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक स्ट्रक्चर। इट इज जनरली सीन इन कैंसर लाइक कंडीशन। ओके, जहां पे एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, राइट? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है इसके। चलो आगे बढ़े। अभी मुझे ये बोलना है आप लोगों को कि रेस्पिरेशन तो हमने पढ़ा कि देयर इज, नहीं नहीं अभी कुछ नहीं अमन, वेट। सर, व्हाट इज मेंट बाय मेटाबॉलिज्म इन शॉर्ट मीनिंग? मेटाबॉलिज्म मतलब, आई एम राइटिंग हियर, इट इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सा केमिकल रिएक्शंस होता है? पहला आता है एनाबॉलिज्म एंड दूसरा आता है कैटाबॉलिज्म। तो ये दोनों मिलकर, एनाबॉलिज्म मतलब बिल्डिंग अप, बॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का मीनिंग आता है बिल्डिंग अप और टू बिल्ड अप, टू बिल्ड द बॉडी। कैटाबॉलिज्म इज बेसिकली ब्रेक डाउन। ठीक है, और ये दोनों मिलकर जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। समझा आपको? ठीक है रिया? रिया 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 रिया, यस, चलो गुड। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले? देखो, अभी मैंने जैसे बताया ना कि देयर इज डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज रेस्पिरेशन, ये एक वर्ड हमने यूज किया। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, सॉरी एटीपी, देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। बट देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड एज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या आता है? ब्रीदिंग में सिर्फ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। ये मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। यस, करेक्ट अनन्या। सो इट इज नोन एज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, टेकिंग इन एयर एंड गिविंग आउट एयर। ये सिंपल मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो ये चैप्टर में हम लोग रेस्पिरेशन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ब्रीदिंग। तो इसके लिए ना, अभी तक ऐसा था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कंफ्यूजन रहता था, और रेस्पिरेशन को ही हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बोलते थे। एंड देन रेस्पिरेशन वाज इज नाउ कंसीडर्ड एज अ मिसनॉमर, यानी वो परफेक्ट वर्ड नहीं है। तो अगर आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन की बात करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग।
क्योंकि कई बार ऐसे होता है, इफ आई आस्क एनीवन कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो इमीडिएटली आंसर आता है सर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। सो रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एसिमिलेटेड फूड। जो फूड हम लोग खाते हैं उससे एनर्जी बनता है, वो रिलीज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग में होता है सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो अलग अलग एनिमल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज गोइंग टू बी डिफरेंट। So how do you understand this? So let us try and understand the exchange of gases, that is breathing and not respiration, in different organisms. Okay, so let us understand breathing in various organisms कैसे होता है। जैसे for example we start with the sponges. Sponge is considered as the lowermost type of animal when it comes to evolutionary category। या फिर अगर आप kingdom classification की बात करते हो, kingdom animalia अगर आप देखते हो, तो उसमें स्पॉन्जेस एकदम पहले पहले आते हैं, दैट इज पॉरीफेरा। करेक्ट इशिता, परफेक्ट। सो इट इज बेसिकली पॉरीफेरा। तो ये एनिमल्स होते हैं। या फिर और एक एनिमल है दैट इज सिलेंट्रेट्स, यानी सिलेंट्राटा, लाइक हाइड्रा, लाइक जेलीफिश। या फिर और एक आता है दैट इज फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्लेटीहेल्मिंथ। तो कौन से 3 फाइलम अभी आपके सामने है? पहला फाइलम आता है पॉरीफेरा, दिस वन इज दी, दिस फाइलम इज पॉरीफेरा, दिस फाइलम इज yes Coelenterata or Cnidaria, correct, and this one is Platyhelminth। ठीक है, this one is Platyhelminth। okay, very good, Platyhelminth और Platyhelminthus, right। तो ये 3 फाइलम हो गए। ये 3 फाइलम के जो एनिमल्स है, आर दे गोइंग टू हैव लंग्स for exchange of gases? No. Do they have skin like structures? No. So how they are going to exchange the gases? So they will exchange the gases only through the general body surface, correct। So body का जो उनका surface रहता है वहीं से exchange of gases। Am I audible? Yes. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। So basically sponges, और वापस ये किसकी आवाज थी? अमन की। अमन क्या रहती है आवाज ऐसी? यस, लाव्या, करेक्ट। चलो, बेसिकली पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिंथ, so sponge, coelenterate and flatworm, so they will have this exchange of gases through the general body surface। तो पहले 3 फाइलम हो गए। नेक्स्ट अर्थवर्म। अर्थवर्म बिलोंग्स टू अ फाइलम कॉल्ड एज एनिलिडा और एनिलिड्स। अभी देखो कैसा एनिमल भी धीरे 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 एडवांस होते जा रहा है। यानी पहले 3 एनिमल्स, अगर 3 टाइप फाइलम देखोगे तो उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कुछ है नहीं। एनिलिड्स में अगर आप देखोगे तो दे नाउ हैव डेवलप्ड अ प्रॉपर स्किन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द क्यूटिकल। क्यूटिकल इसके लिए बोला गया है क्योंकि टिपिकल स्किन के जो स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे होते नहीं है। एंड यहाँ पे जो स्किन उनका ऊपर का जो लेयर होता है, इट इज वेरी स्लाइमी एंड मॉइस्ट। So that slimy and moist surface is known as the cuticle। तो यहाँ पे क्यूटिकल से एनिलिड्स का ब्रीदिंग होगा। सो अगेन इट्स लाइक अ जनरल बॉडी सरफेस, लेकिन यहाँ पे भी जो भी जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है, लेट इट बी फर्स्ट 3 or even annelids, it will take place by a simple process of diffusion। diffusion का मतलब क्या
transfer of gases from the higher concentration to the lower region of higher concentration to the region of its lower concentration. मतलब ऑक्सीजन एयर में ज्यादा है, ये एनिमल के बॉडी में कम है, इसके लिए ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इनके बॉडी में ज्यादा है और एनवायरमेंट में कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। तो सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यस श्रद्धा, इट वोंट बी टिपिकली कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए दे हैव क्यूटेनियस ग्लैंड्स, जो आपको मिलेगा किसमें, फ्रॉग में मिलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अनन्या इज सेइंग रिवर्स हुआ तो अनन्या ऐसा कंडीशन आएगा नहीं, अगर रिवर्स हो गया तो व्हाट विल हैपन, यू ओनली टेल मी। यस है, सब में डिफ्यूजन है निशिता। अनन्या आप ही सोचो ना कि अगर एनवायरमेंट में ऑक्सीजन कम है और बॉडी में ज्यादा है, और एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और बॉडी में कम है, वेरी गुड अनन्या, द एनिमल विल डाई, सिंपल, करेक्ट, बिकॉज वी आर सर्वाइविंग ओनली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। एंड हाउ आर वी गेटिंग ऑक्सीजन, हम लोग भी ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, वी आर ऑल्सो गेटिंग ऑक्सीजन नेचुरली बाय द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि हमारे बॉडी में भी एक्सचेंज हो रहा है, तो सिंपल डिफ्यूजन ही हो रहा है, अलग कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन। सो दिस इज हाउ सिंपल डिफ्यूजन इज सीन इन ऑल द फर्स्ट 4 फाइलम्स। ओके, पहले 4 फाइलम में मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा। अगर आप आर्थ्रोपोडा देखोगे तो दे आर कंसिडर्ड एज कंपैरेटिवली बेटर इवॉल्व्ड एनिमल्स, and that is why they have developed a specialized organs which appears like lungs. nematodes में भी body surface है बेटा आदित्य, same body surface में ही है, that is Ascaris lumbricoids, okay, nematoda, तो again it is body surface। अभी आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, तो आर्थ्रोपोडा में जैसे द एनिमल विच आर नोन टू सर्वाइव ऑन द लैंड, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, यस, कॉकरोच जैसे एनिमल, तो ये एनिमल में दिस पर्टिकुलर एनिमल जैसे टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, एंड स्पाइडर्स एंड ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सो अभी अगर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, तो इनमें दे आर गोइंग टू हैव दिस सिस्टम नोन एज द ट्रेकियल सिस्टम। तो इंसेक्ट में आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कॉकरोच का। ओके, तो कॉकरोच जैसे अंदर एक ट्यूब जाता है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज द ट्रेकिया, सो इट इज नोन एज ट्रेकियल सिस्टम। तो इंसेक्ट में आपको जो ब्रीदिंग मिलेगा, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस मिलेगा, दैट इज थ्रू द ट्रेकियल सिस्टम। वही सी दिस इज हाउ द ट्रेकियल सिस्टम विल लुक लाइक। तो ये बॉडी सरफेस है, ये वाला बॉडी सरफेस है, देयर इज एन ओपनिंग हियर, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ स्पाइरिकल, स्पाइरिकल विल ओपन इनटू द ट्रेकिया, ट्रेकिया विल डिवाइड, ये डिवीजन होता है, सो इट इज नोन एज ट्रेकियोल, एंड these tracheoles are in direct contact with the organs which are present in the body, so exchange of gases is direct, correct। तो यहाँ पे इस तरीके से ये tracheal system रहेगा in case of insects। okay, so the air enters to the spiracle and passes through the tracheal system। तो यहाँ से air अंदर जाएगा, ये spiracles से अंदर जाएगा, and then it will enter through the, yes, spiracles मतलब small, एकदम स्मॉल ओपनिंग्स रहते हैं ऑन द स्किन ऑफ दीज एनिमल्स और बॉडी सरफेस ऑफ दीज एनिमल्स। तो कॉकरोच के बॉडी सरफेस पे भी लैटरली, साइड वाइज, साइड से ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग्स रहेंगे। ठीक है, जब आप कॉकरोच पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपको वापस ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेकियल सिस्टम हो गया। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो पानी के अंदर रहते हैं, सर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यस यस, ओपन रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बोलेंगे बेटा इसको, इट इज नॉट एन ओपन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ओपन एंड क्लोज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम। नो, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस आर impermeable for these openings, meaning यहाँ पे क्या हो रहा है ना, only air can enter in and diffuse it, क्योंकि अंदर ओपनिंग रहेगा। सपोज ये ऐसा यहाँ पे ऐसा ओपनिंग है, तो ये ओपनिंग को भी यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए डायफ्राम जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ जगह पे ये डायफ्राम अंदर की तरफ ओपन होते हैं और कुछ जगह पे ये डायफ्राम बाहर की तरफ ओपन होते हैं। तो ओपनिंग्स विल नॉट बी विजिबल, ये आपको दिखेगा नहीं। तो जहां से ये डायफ्राम अंदर ओपन हो रहा है, इसका मतलब एयर विल एंटर इन, और जहां से ये डायफ्राम बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, मतलब द एयर विल एग्जिट आउट। मतलब
स्पाइरिकल में भी कुछ ऐसे स्पाइरिकल होते हैं जो हवा को सिर्फ अंदर लेके जाएंगे और कुछ ऐसे स्पाइरिकल होते हैं जो हवा को बाहर लेकर आएंगे। क्लियर? सो दैट इज हाउ वी सी। यस, दे आर वेरी माइन्यूट, वेरी टाइनी, ठीक है, सो नॉट इजिली सीन थ्रू द मायक्रोस्कोप. येस येस, लिहायचं आहे, तुम्हाला सगळ्यांना लिहायचं आहे. कितना कहां तक पहुंचा है आप लोगों ने लिखा है? ये लिखा है क्या? एनालिटिक्स का भी लिखा है आपने? थ्रू द मॉइस्ट स्किन दैट इज क्यूटिकल. अरे एनालिटिक्स का लिख के रखो. ब्रीदिंग, हाउ द ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन एनालिटिक्स, मैंने स्क्रीन पर रखा है, लिखो. फिनिश? ओके, चलो गुड. डन 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 डन. यस, अभी आर्थ्रोपोड्स का है. इंसेक्ट्स में दे आर गोइंग टू हैव द स्पाइरिकल्स एंड ट्रेकियल सिस्टम. डन. यहां पे लिखो स्पाइरिकल का ये जो कैरेक्टरिस्टिक है. ओए अमन, अभी तो दिखाया था मैंने. डायग्राम ड्रॉ करके रखा तो भी चलेगा. हाँ श्रद्धा, नो प्रॉब्लम. अच्छा, ये कोई मुझे पूछ रहा है कि ये सब स्लाइड्स मुझे कहाँ मिलेगा. तो देवांश, आप लोगों को कहीं पे भी, देवेश आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा देवेश, लेकिन मेरे ये सारे मीटिंग्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे. ओके, सो देयर यू कैन सी. तो वीडियो के थ्रू ही आपको दिखेगा, अदरवाइज दिस स्लाइड्स आई कैन नॉट शेयर, शेयरेबल नहीं रहता. कौन सा लास्ट स्लाइड? ये वाला अमन? अमन सर स्पॉन्जेस दिखा. स्पॉन्जेस? ये वाला, इसमें क्या है? डन सर. डन. अमन तुझे कौन सा चाहिए? अमन, ओए अमन, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले. सो गया है अमन. हाँ सर, यही चाहिए था. कौन सा? ये वाला? नो सर, उसके पीछे वाला. ये वाला? यस सर. यस सर, हो गया. चलो हो गया. गुड, अमन का हो गया. थैंक यू सर. आगे बढ़. ये लिख लिया. एयर एंटर्स थ्रू द स्पाइरिकल्स एंड पासेस थ्रू द ट्रेकियल सिस्टम. इजी है ये, ठीक है, नॉट सो डिफिकल्ट. ओके, नाउ यस अपूर्वा, यू वांट टू से समथिंग? अपूर्वा को क्या चाहिए? अपूर्वा को राइट चाहिए. अपूर्वा किधर गई? गई. ओके, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में क्या रहेगा? अभी नेचुरली पानी में रहने वाला है ना, ये आर्थ्रोपोड पानी के अंदर रहने वाला है. तो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स में नेचुरली दे आर गोइंग टू हैव व्हाट? दे आर गोइंग टू हैव द गिल्स, जस्ट लाइक एनी अदर एनिमल जो पानी के अंदर रहता है. तो इनको भी रहते हैं वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर. व्हेन आई से वेस्कुलराइज्ड का मीनिंग आता है द स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं गिल्स. तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स लाइक दीज, ठीक है, सो दे विल हैव द गिल्स. ये पता है ना क्या है? लॉबस्टर. ओके, सो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड. इसको खाते हैं हम लोग, लॉबस्टर बोलते हैं इसको. बहुत मस्त टेस्ट आता है इसका. एनीवे, सो यहाँ पे ये रहेगा गिल्स के थ्रू.
या फिर स्पाइडर में क्या हुआ गायत्री? अच्छा है अमन इज सेइंग मेरे पापा आज खाने वाले हैं। गुड। चलो, रेस्पिरेशन इन स्पाइडर्स एंड एनिमल्स लाइक स्पाइडर्स, तो उसमें ना स्पाइडर और स्कॉर्पियन में यू विल हैव अ लंग लाइक स्ट्रक्चर बीइंग डेवलप। अभी ये कौन सा एनिमल है? दिस एनिमल इज नोन टू सर्वाइव ऑन द लैंड, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल। सो लैंड में है करके एक्सचेंज ऑफ गैसेस नेचुरली लंग जैसे ऑर्गन से होना चाहिए, बट दे डू नॉट हैव टिपिकल वेल डेवलप्ड लंग्स लाइक एनी अदर मैमल, but they have lung like structure which helps in exchange of gases, and this lungs they appear like a open book, इसके लिए उसको book lungs और book gills ऐसे बोला गया है। जैसे king crab में we call this as book gills, and spider and scorpion में we call this as book lungs। तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये लंग्स देखो कैसे दिखता है, ऐसे लगता है कि जैसे ये ओपन बुक है कोई, तो इस तरीके से है ना, और ये ऐसे पेजेस जो दिख रहा है, ठीक है। सो इट अपीयर्स लाइक दैट, इसके लिए उसको बोला गया है बुक लंग्स। ओके, सो इनका एक सिंपल काम रहेगा, अ वेरी सिंपल वर्क विच दे आर गोइंग टू डू इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय अ सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अभी ये जितना भी मैं बोल रहा हूं, दिस इज ऑल गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसके ऊपर नीट में क्वेश्चंस आते हैं, right? So we have book lungs, that is seen in case of scorpions and spiders, and book gills like in case of king crab, और crab में भी मिलेगा, ठीक है। लिखा सबने ये? Okay, now next, उसके बाद आता है मोलुस्का। मोलुस्का का मीनिंग क्या आता है? मोलुस्क मीनिंग hard, soft body and hard shell type of animal having hard shells on their body, जैसे snail is an example of mollusk। Now terrestrial mollusks will have a developed lungs, तो इनमें proper lungs रहेंगे, like for example in case of snail, but aquatic mollusk like octopus will have the gills। simple, अगर पानी में रहने वाला मोलुस्क रहेगा तो उसमें गिल्स रहेंगे, लैंड के ऊपर रहने वाला अगर मोलुस्क रहेगा तो उसके अंदर रहेंगे गिल्स। यस, टर्टल इज अगेन is generally seen in the water, okay, लेकिन टर्टल या फिर टॉर्टोइज का अगर आप देखोगे ना तो उनको गिल्स नहीं होते, they have lungs only, but their lungs has a huge you can say breathing capacity, यानी एक बार ऑक्सीजन अंदर ले लिया तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इवन इफ दे डोंट ब्रीथ स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम। यस, लंग फिश का भी सेम वैसे ही होता है, लंग फिश बेसिकली हैज द लंग्स, लेकिन उनका ब्रीदिंग टाइम बहुत बड़ा होता है, मतलब एक बार ब्रीथ किया तो दे कैन सस्टेन विद दैट वन ब्रीथ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन जब कभी भी ब्रीदिंग करना होता है तो दिस एनिमल्स विल कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, उनका नाक ऐसा वो सरफेस से बाहर रहेगा एंड देन दे विल स्टार्ट ब्रीदिंग, तो वो एयर को अंदर लेते हैं और वापस चले जाते हैं। इट डिपेंड्स सफोरा, some animals will have this breathing capacity for more than an hour or so, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, it all depends on the type of animal। तो ये पानी के अंदर ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर गए तो गिल्स आ गए, पानी के बाहर आ गए तो लंग्स आ गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो दिस आर ऑल द मोलस्क जिसमें प्रॉपर लंग्स और गिल्स डेवलप्ड रहेंगे, राइट। अच्छा, मोलस्क के बाद आता है मैमल्स, और मैमल्स में जैसे रेप्टाइल्स है, मैमल्स और बर्ड्स है। सो रेप्टिलिया, मैमिलिया, या फिर बर्ड्स मतलब क्या? एव्स, ओके, एव्स मतलब बर्ड्स। तो पाइसेस में तो अपने को पता है, पाइसेस मतलब फिश, तो फिश का तो एक ही होता है गिल्स। पाइसेस के बाद आता है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस आगे आएगा। रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स में दे हैव अ वेल डेवलप्ड लंग्स, ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन फॉर द टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो अगर आप देखोगे तो ये रेप्टाइल यानी मगरमच्छ जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोकोडाइल, सो इट इज सीन इनसाइड द वाटर, लेकिन जब कभी भी आप देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी सीन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर वेयर देयर नोज इज आउटसाइड द वाटर। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस वन, ये वाला जो पोर्शन रहता है, दिस रीजन इज आउट ऑफ द वाटर, क्योंकि वो ब्रीदिंग करते हैं लंग्स से ना, लेकिन एक बार पानी के अंदर चले गए तो टिपिकल ब्रीदिंग उनका रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग टाइम।
तो इनका ब्रीदिंग टाइम बहुत बड़ा है, करेक्ट। जैसे हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है, ब्रीदिंग टाइम बड़ा है, या फिर ब्रीदिंग रेट इनका बहुत ही ज्यादा स्लो है। जैसे ह्यूमन बींग्स का ब्रीदिंग रेट आता है 16 to 20 पर मिनट्स, हम लोग एक मिनट में 16 से 20 बार करते हैं, वैसा इनका बहुत लंबा रहता है, एक मिनट में 1 या 2 बार कर लिया, या एक ही बार किया, या ऐसा कुछ, इतना कम ब्रीदिंग रेट रहता है, ठीक है। और वही अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, लाइक फ्रॉग लाइक एनिमल, सो दे विल हैव टू टाइप्स, वन इज ईदर दे विल परफॉर्म ब्रीदिंग बाय स्किन और दे विल परफॉर्म ब्रीदिंग बाय लंग्स। जब स्किन से करते हैं व्हेन दे आर इन एन हाइबरनेशन स्टेट, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, तो उस टाइम पे वो स्किन से करते हैं, सो वी कॉल दिस एज क्यूटेनियस respiration. Okay, so it is called as the cutaneous respiration. So they will not have the gill slits. लेकिन बोलता हूं मैं, गिल स्लिट्स का भी अभी आएगा अमन, आगे स्लाइड है उसका। Yes, dolphins and whales will always breathe through lungs. Whale is a type of mammal, so they are known to breathe through the lungs only. Yes, पानी में रहते हैं रिया, तो उनका nostrils closed रहेगा, so water will not enter through the nostril. Okay, चलो now the skin से अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं cutaneous respiration, lungs से होता है तो it is known as pulmonary respiration. Okay, तो cutaneous respiration ये एनिमल कब करता है? So this animal does this cutaneous respiration during hibernation and estivation. Okay, hibernation and estivation are the stages of dormancy, जहां पे ये एनिमल एकदम इनएक्टिव रहता है and generally is buried inside the soil, या फिर ऐसा कीचड़ या फिर वेट एरिया जहां पे भी रहेगा ना, उसके अंदर ये घुस जाता है। तो फ्रॉग अगर आप देखोगे ना, तो फ्रॉग इज जनरली, अच्छा, हाइबरनेशन इज लाइक फॉर ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड समर सीजन, एंड एस्टिवेशन इज ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो ये एनिमल कब बाहर आता है सॉइल से? तो ये एनिमल बाहर आता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। इसके लिए आप देखोगे ना, तो रेनी सीजन में आपको फ्रॉग सबसे ज्यादा दिखेगा, लेकिन अभी ये सीजन में आप कहीं पे भी फ्रॉग को ढूंढने की कोशिश करोगे नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव इन दिस एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, सो दे बिकम डॉर्मेंट। तो ऐसी जगह पे वो जाके छुप जाते हैं जहां पे थोड़ा सा नॉर्मल यानी एक एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, and then when they are inside the soil or inside the mud, they are going to breathe through the skin, so we call that as cutaneous. Okay, tympanum is a small structure which is responsible for hearing, soham, ठीक है। तो सरफेस, स्किन सरफेस पर रहता है टिम्पैनम, so that helps in hearing in the frogs. Okay, समझा रे? हाँ, चलो now skin is known to eliminate almost 2.5 times carbon dioxide faster than the lungs. So lungs से ज्यादा फास्ट स्किन से एलिमिनेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जरूरी भी है ना, क्योंकि ये डॉर्मेंट स्टेट में है, ये छुपा हुआ है। तो अगर CO2 बॉडी में ज्यादा रहेगा तो एनिमल जिंदा नहीं रह पाएगा। So to make sure that more and more carbon dioxide comes out from the body, therefore the elimination rate in the pulmonary respiration is going to be cutaneous respiration is going to be more. Yes, crocodiles, Ananya, will not breathe through skin. Crocodiles are known to breathe only through the lungs. ये सिर्फ lungs से ही breathing करते हैं। Okay, सोहम सोनोड़े दिया। सोहम बोलो, कुछ बात करनी है बेटा? दिया सोहम तुझे माइक ऑप्शन। चलो हो गया, ये लिख के फटाफट लिखो, चलो फटाफट फास्ट। ओके, नो प्रॉब्लम, लिखो। सोहम सेज नो सर, आई जस्ट वांट इट, ओनली वांट इट। हाय केशव, किधर था तू? यस अर्पिता, यो बायो। अथर्व इज सेइंग डॉर्मेंसी क्या होता है, नहीं समझा सर। अथर्व, फ्रॉग है ना, फ्रॉग,
एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर पाता है. फ्रॉग कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर. ओके, जब एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा कोल्ड, तो उसमें ये एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाता है. तो ये एनिमल क्या करता है ना, अपने आप को बरी कर देता है इन द वेट एरियाज. तो ऐसे कीचड़ में जाएगा, नदी ऐसे नाले वगैरह रहते हैं छोटे से, तो उसके अंदर घुसा हुआ रहेगा, तो वहां पे जाके ये आराम से बैठ जाएगा. एंड देन द एनिमल बिकम्स कंप्लीटली इनएक्टिव. तो उनका हार्ट रेट कम हो जाएगा, उनका ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा, उनका मेटाबॉलिक रेट भी एकदम कम हो जाता है. सो वी कॉल दिस एज डॉर्मेंसी, स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी. तो आपने ये सुना होगा हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. हाइबरनेशन आपने सुना होगा, ठीक है. सो दैट इज नोन एज डॉर्मेंसी ऑफ द एनिमल. नो, गायत्री, ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिकली कुछ एनिमल्स में होता है जिनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का कैरेक्टरिस्टिक. अगर कोई एनिमल क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं करता, जैसे हम लोग है, कैन वी डू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? हम लोग कीचड़ में जाके बैठेंगे तो हम लोग स्किन से ब्रीथ कर सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज वी डू नॉट हैव दोस ग्लैंड्स. Get in this? So that is why it is possible only in these people, in these animals, not in all. Sir, frog जब खुद को बरी करता है तो वही बोल रहा हूं ना कि उनका ब्रीदिंग रेट, उनका रेस्पिरेटरी रेट, उनका मेटाबॉलिक रेट एकदम कम हो जाता है. तो अगर कीचड़ में रहेगा तो जमीन के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते, तो अगर वो मिल गए तो वो खा जाएंगे, बट अदरवाइज उनका एक्टिविटी इज ऑलमोस्ट लाइक जीरो. सो इवन इफ दे डोंट ईट, स्टिल इट डजंट मैटर. लेकिन वही अगर आप रेनी सीजन देखते हो ना, तो रेनी सीजन में ये सारे एनिमल बाहर आ जाते हैं, यानी फ्रॉग बाहर आ जाता है. तो रेनी सीजन में आपको फ्रॉग सबसे ज्यादा दिखेगा आपके आजू बाजू, लेकिन बाकी के सीजन में आपको फ्रॉग नहीं दिखेगा. ठीक है, हो गया ये लिख के? Almost, yes, Ananya. They are like half dead. अमन is saying मुझे वो एलिमिनेट का समझ. एलिमिनेट क्या? एलिमिनेट, अरे स्किन से जब ये ब्रीदिंग करते हैं तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज्ड इज ऑलमोस्ट 2.5 फास्टर देन द लंग्स. और वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में ऐसा करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये एनिमल डॉर्मेंट है ना, सरफेस के अंदर है, सरफेस के ऊपर नहीं है, तो ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन अंदर कम जाएगा. लेकिन अगर ऑक्सीजन कम गया तो अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए CO2 ज्यादा बाहर आएगा. नहीं नहीं, अनिकांत इज सेइंग कि सर लोग बोलते हैं कि फ्रॉग ऊपर से गिरते हैं. नो, ऊपर से कहां से गिरेंगे? आसमान से गिरे और खजूर में अटके, ऐसा नहीं होता है. फ्रॉग्स का नेचुरल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होता है, तो दे आर जनरली सीन इनसाइड दी सॉइल, और सॉइल से बाहर आना चालू हो जाते हैं whenever in the rainy season. रेनी सीजन में ये सब बाहर आ जाते हैं क्योंकि that atmosphere and that temperature is suitable for them, and that is considered as their highest period for reproduction. Yes, correct Aditya. So they become very hard and tough in the cold temperature. एंडोपैरासाइट्स का ब्रीदिंग होता ही नहीं है ना. एंडोपैरासाइट्स आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स डायरेक्टली थ्रू द ब्लड. तो हमारा जो ब्लड वो सक करते हैं अंदर से, सो दे विल गेट इट ऑक्सीजन डायरेक्टली थ्रू द ब्लड. सो उनको अलग से ब्रीदिंग करने की जरूरत होती नहीं है. सो रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस डायरेक्टली एंडोपैरासाइट्स हो रहा. ठीक है, उत्कर्ष इज आस्किंग व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ फ्रॉग. वो नहीं पता बेटा, मुझे देखना पड़ेगा. दैट आई रियली डोंट नो. इतना छोटा चीज कभी देखा नहीं. डॉर्मेंसी में उनको न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ती है सानिका, बिकॉज देयर एक्टिविटीज आर वेरी लो. दे आर सर्वाइविंग ऑन मिनिमल और ऑलमोस्ट जीरो एक्टिविटी, सो दे डोंट रिक्वायर नरिशमेंट. इवन इफ दे रिक्वायर, दे विल गेट इट थ्रू द सॉइल. तो सॉइल के अंदर छोटे छोटे कीड़े वगैरह रहेंगे ना, तो उसको सबको मिल जाता है. यस, हाइबरनेशन मीन्स ब्रीदिंग इन समर. Breathing in the sense basically when they are buried inside in the summer, that is hibernation. Okay, Shraddha is saying lifespan of frog is 10 to 12 years. ठीक है.
किसी ने तो अभी गूगल किया है और बता रहे। गुड आदित्य, थैंक यू। चलो नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन फिश। अभी इधर थोड़ा ध्यान दो, टेम्परेचर के ऊपर क्या लिखा है? टेम्परेचर मैंने किधर लिखा है? किधर है? हाँ, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ना, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, HYBER, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ऐसा है वो। इट इज हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। चलो, रेस्पिरेशन इन फिश, थोड़ा ध्यान दो इधर। फिश में जो ब्रीदिंग होता है, दैट ब्रीदिंग विल टेक प्लेस थ्रू द गिल स्लिट्स। ओके, तो आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे गिल स्लिट्स होते हैं। सो फिश विल हैव द गिल्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीरीज ऑफ प्लेट्स। तो ऐसे प्लेट्स में होता है, देखो अंदर, यहाँ से बाहर एक ही प्लेट है लेकिन अंदर 2-3 दिखेंगे। कुछ फिश में बाहर भी मल्टीपल प्लेट्स होते हैं और अंदर भी मल्टीपल प्लेट्स होते हैं। ठीक है, सो द प्लेट्स कैन बी प्रेजेंट इंटरनली और एक्सटर्नली। सो इंटरनल प्लेट्स एंड एक्सटर्नल प्लेट्स, जैसे यहाँ पे ये इंटरनल प्लेट्स है, इधर ये एक्सटर्नल प्लेट्स है। समझ में आ रहा है सबको? गेट इन दिस? सो गिल स्लिट्स विल हैव दिस गिल प्लेट्स, सो इधर दे आर गोइंग टू बी इनसाइड, कॉल्ड एज इंटरनल, या फिर बाहर से दिखेगा तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है ना? These gill slits are very important because they are efficient in removing oxygen from the water, because oxygen in the water is present in the dissolved form. तो ये dissolved oxygen को बराबर बाहर निकालने का ये काम करेगा। ठीक है, so since 1/20th amount of oxygen is present in the water compared to air, एयर में जितना ऑक्सीजन रहता है कॉन्सेंट्रेशन, उसमें से ऑलमोस्ट 20 टाइम्स लेस ऑक्सीजन रहता है पानी के अंदर। एंड बिकॉज द ऑक्सीजन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द वाटर इज लेस, देयरफॉर वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट देयर ब्रीदिंग रेट इज वेरी हाई। ओके, तो इनका जो ब्रीदिंग रेट रहता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप फिश देखोगे ना, तो फिश ऐसे कॉन्स्टेंटली ऐसे माउथ हिलाते रहेगा, ऐसे नॉन स्टॉप उसका माउथ हिलते रहता है। तो वो क्यों हिलता है? बिकॉज दे आर टेकिंग इन वाटर फ्रॉम माउथ एंड देन दे आर रिलीजिंग इट ओवर द गिल्स। मतलब ये अगर फिश है यहाँ पे, तो ये पानी ऐसे मुंह से अंदर लेगा और गिल से ऐसे बाहर फेंक देगा। सो द वाटर विच इज एंटरिंग इनसाइड द माउथ of the fish is not entering in the digestive system, instead it is getting released over the gills। तो वो गिल्स से ऐसे पानी बाहर आएगा। ठीक है, and gills will help in trapping the oxygen। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन ट्रैप होता है ना, तो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म। इसको नाम दिया काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द गिल्स। मतलब क्या? ब्लड इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन एंड वाटर इज फ्लोइंग इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। तो गिल्स में से जब पानी आता है, तो वो पानी अगर ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो गिल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो हो रहा है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। सो द वाटर एंड ब्लड फ्लो डायरेक्शन इज वाइस वर्सा इन द गिल्स, एंड दैट इज व्हाई इट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इनका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। दिस इज नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। Counter current, counter meaning opposite, so it is basically the current is moving in opposite direction. So blood is moving in one direction, exactly opposite direction में water move होता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना फिश का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर रहता है, सपोज वी हैव दिस गिल्स हियर। ओके, यहाँ पे गिल्स है। ठीक है, गिल्स के साथ सपोज इनका ये हार्ट है। ओके, और यहाँ पे कुछ बॉडी ऑर्गन्स है। तो ये मूवमेंट कैसे होता है, थोड़ा ध्यान दो इधर ना। ब्लड का मूवमेंट कैसे होता है, दैट आई एम टेलिंग यू। थोड़ा ध्यान दो इधर ना। यहां से क्या होता है ना, द ब्लड विल एंटर इनटू द, जैसे हार्ट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द 2 चेम्बर्ड हार्ट। हार्ट होता है सिर्फ 2 चेम्बर वाला। ओके, तो यहां से ब्लड पहले जाएगा हार्ट के अंदर, अपर चेम्बर में जाएगा।
ओके, अपर चेंबर से ये ब्लड जाएगा हार्ट के लोअर चेंबर में, मतलब वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ये जाएगा गिल्स के अंदर, ठीक है। तो ये मूव हो रहा है इस तरीके से ब्लड, और गिल्स से ये ब्लड जाएगा डायरेक्टली टू द ऑर्गन्स, तो वो सीधा ऑर्गन्स में। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये पूरा सर्कुलेशन जो है ना, ये इस तरीके से होता है। तो सपोज if I draw this arrow and this structure somewhere here like this, एक मिनट, हाँ। So यहाँ पे we have XYZ organ here, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये ऑर्गन से जाएगा हार्ट के अंदर एट्रिया में, एट्रिया से जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ये किधर जाएगा, वेंट्रिकल से जाएगा गिल्स के अंदर, और गिल्स से फिर ये वाला जो ब्लड है ये सीधा जाएगा ऑर्गन्स। मतलब ये वापस हार्ट के अंदर आता नहीं है। तो इनके हार्ट को भी सिर्फ दो ही चेंबर्स होते हैं, एक रिसीविंग चेंबर और एक प्रोपेलिंग चेंबर। तो रिसीविंग चेंबर डीऑक्सीजनेटेड, तो यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे जो ब्लड आएगा गिल से डायरेक्ट ऑर्गन्स को, दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीजनेटेड। समझ में आ रहा है? और गिल्स के अंदर भी ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, तो ब्लड अगर ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वाटर ये डायरेक्शन में, बिकॉज जब ये ब्लड गिल्स के अंदर जाएगा तो वाटर में से जो ऑक्सीजन है उसको ट्रैप करना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा। तो वो काम कौन कर रहा है, गिल्स के सेल्स कर रहे हैं, करेक्ट, एंड देन दे आर पोरिंग इट इन द ब्लड, तो वो वापस जाएगा ऑक्सीजन बन जाएगा। अरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या, मतलब अभी जैसे ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन के सेल ने ऑक्सीजन को यूज किया ना। सपोज ये स्टमक है, ओके, तो स्टमक के सेल ने जब यहां से ऑक्सीजन आया तो वो सेल ने, स्टमक के सेल ने ऑक्सीजन को यूज किया। तो स्टमक के सेल ने अगर ऑक्सीजन को यूज किया अमन, तो फिर वो रिलीज क्या करेगा, अमन, अगर सेल ने ऑक्सीजन को यूज किया तो सेल रिलीज क्या करेगा, बोलो, बात कर सकते हो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं, तो सेल रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड सोहम, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड किधर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ब्लड के अंदर। मतलब ये वाले ब्लड में अभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और ऑक्सीजन कम, इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड। समझा अमन? क्योंकि हमारे बॉडी में भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता ही है ना, तो हम लोग थोड़ी इधर उधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं, तो वो तो बॉडी के अंदर ही बनता है। अमन को थोड़ा थोड़ा समझा। सर आर गिल्स डीजेनरेटिंग लाइक, नहीं समझा श्रद्धा, आपका क्वेश्चन नहीं समझा। सर आर गिल्स डीजेनरेटिंग लाइक द ह्यूमन लंग्स, ह्यूमन लंग्स डीजेनरेट होते हैं? Sir, you said the anterior lobe is degenerating. नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला, डीजेनरेट कुछ नहीं होता है। Okay. Yes, हाँ sir. हाँ, कुछ नहीं होता। या सर रिस्पिरेशन इन फिश दिखाओ ना, रेस्पिरेशन इन फिश। ये वही तो चल रहा है। पहला वाला स्लाइड। यस सर। हाँ, एक दो मिनट पहले ये समझ लो अच्छे से, ठीक है? अच्छा, आई सेड लीवर दैट रीजेनरेट्स, ऐसे ये सानिका बोल रही है, ठीक है। एनीवे, लेकिन अभी ये थोड़ा ध्यान दो इधर। हाँ, ये ब्रीदिंग पहले समझ रहा है क्या सबको, आपको कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन भर दिया जाएगा ब्लड में, गिल्स के थ्रू हो जाएगा ऑर्गन्स में, ऑर्गन के सेल्स विल यूटिलाइज दिस ऑक्सीजन एंड विल स्टार्ट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नहीं समझा अनन्या? अनन्या को क्या नहीं समझा? ये सर्कुलेशन की बात हो रही है, ब्लड सर वो सर्कुलेशन वैसे वर्से फ्लो होगा तो फिर ऑक्सीजन कहाँ जाए, मतलब ऑक्सीजन तो फ्लो आउट हो जाएगा ना। वाइसे वर्सा फ्लो हो रहा है, मतलब वाटर और ब्लड का ना। हाँ सर। वाइसे वर्सा फ्लो का मतलब क्या आता है?
अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो हो रहा है। हाँ, तो ब्लड कहाँ से, ब्लड किस में फ्लो हो रहा है? ब्लड वेसल्स में ना। हाँ और पानी किधर से आ रहा है? पानी माउथ से आ रहा है और गिल्स के ऊपर से ऐसे बाहर आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये तो ब्लड नहीं वेसल है ना सर। पिंक कलर का, ये ब्लड वेसल है ना पिंक कलर का। हाँ और पानी जब फिश के अंदर आता है तो सपोज अगर ये देखो, मैंने फिश का डायग्राम निकाला अभी तक, ठीक है, ये ऐसा फिश है आपका, ओके, और यहाँ पे गिल्स है, हाँ सर। करेक्ट। तो ये फिश क्या हाँ करेगा? ये फिश है ना, पानी को अपने मुंह से ऐसे अंदर लेगा और गिल से ऐसे बाहर फेंक देगा। समझा? और सर फिर ऑक्सीजन मतलब कैसे ये होगा? तो गिल्स के अंदर के जो सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये पानी का डायरेक्शन ऐसा है तो गिल्स के अंदर ब्लड का डायरेक्शन ऐसा है, इजंट इट ऑपोजिट? हाँ तो गिल्स के जो सेल्स होते हैं ना, दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, सो दे स्टार्ट ट्रैपिंग द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर। तो गिल्स ने तो हाँ सर। ऑक्सीजन को ट्रैप कर लिया, लेकिन फिर ऑक्सीजन को किधर डालेगा? वो ऑक्सीजन को डाल देगा ब्लड के अंदर। सर लेकिन मैंने जब पहले पढ़ा था इसके बारे में तो उसमें लिखा था कि गिल से इनटेक ऑफ वाटर होता है, और जब हम बोलते हैं ना कि फिश के माउथ से बबल्स निकलते हैं, दैट इज द रिलीज ऑफ CO2। नहीं नहीं नहीं, गिल के माउथ से बबल्स नहीं निकलते, इनफैक्ट वो गिल से ही निकलते रहते हैं। एंड फिश विल टेक वाटर फ्रॉम द माउथ एंड रिलीज इट ओवर द गिल्स। उल्टा उल्टा है वो, आपने पता नहीं कहाँ पढ़ा है ये, हाँ सर। गलत है वो, ठीक है। यस करेक्ट अमन। तो फिश जब ऑक्सीजन बाहर, फिश जब वाटर को गिल से बाहर भेजता है ना, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, और पानी का ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वापस वो पानी बाहर के इसमें मिक्स हो जाता है, फिर से वो पानी अंदर लेगा, फिर रिलीज करेगा, फिर अंदर लेगा, फिर रिलीज करेगा, नॉन स्टॉप चालू रहेगा। इसके लिए आपने देखा होगा वाटर टैंक में ऑक्सीजन डालते हैं ना हम लोग, नहीं तो अदरवाइज वाटर फिश टैंक जो रहता है घर में, उसमें हम लोग ऑक्सीजन का पाइप रखते हैं। व्हाई डू वी कीप दैट? इट इज जस्ट बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन दैट वाटर शुड बी इनफ। अगर हमने वहां पे ऑक्सीजन नहीं डाला तो वो पानी में जितना ऑक्सीजन है वो सब ट्रैप कर लेगा और फिश बाद में मर जाएगा, ठीक है। यस, ह्यूमंस में एम्ब्रियो फेज में गिल्स होते हैं, करेक्ट सो, लेकिन बहुत कम समय के लिए होते हैं, बाद में वी गेट दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लंग्स ओनली ड्यूरिंग इनिशियल फेजेस ऑफ एम्ब्रियो। जैसे वो डेवलप होता है, फीटस बनता है, तो गिल्स आर लॉस्ट। Yes, the dissolved oxygen is less in the water as compared to the air. Correct. Aditya, it is right. हाँ अथर्व, जब वो ये लोग खाना खाते हैं फिश, तो वो सीधा जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन पानी अगर अंदर जाएगा तो वो गिल से बाहर आएगा। आप इमेजिन करो ना, आप अपने आप को पानी के अंदर डाल दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका ब्रीदिंग बंद करना पड़ेगा, नहीं तो माउथ से पानी अंदर जाना चालू हो जाएगा, ये सब नो। और अगर पानी अंदर गया तो हमारे बॉडी में तो सीधा पेट में चला जाएगा, लेकिन इनका वैसा नहीं होता है। ये लोग जब पानी अंदर लेते हैं, सो दैट विल बी रिलीज ओवर द गिल्स, तो इनका वाटर का ट्रैक अलग रहेगा और डाइजेशन का ट्रैक, डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक अलग। Bucopharyngeal cavity is also for exchange of gases in frogs, so does it breathe by gills, lungs, and this cavity as well? Yeah, that is known as bucopharyngeal respiration. It is similar to lungs, so it is along with the lungs, not similar but along with the lungs. ठीक है श्रद्धा? Sir, but the oxygen in ocean is enough for all animals. Yes, and oxygen is constantly getting dissolved ना, क्योंकि एयर से ऑक्सीजन तो जाते ही रहेगा ना पानी के अंदर, करेक्ट, तो वो एक्सचेंज तो चालू ही रहेगा। फिश को पानी पीने की जरूरत ही नहीं है ना, बिकॉज एंटायर एनिमल इज सबमर्ज्ड इन द वाटर, सो बॉडी सरफेस से जो भी चाहिए वाटर का कंटेंट वो पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उनको पानी पीने की जरूरत ही नहीं होती है। यस, तो वो पानी पीते नहीं है अथर्व, वो माउथ से वो सीधा गिल्स के ऊपर से बाहर निकाल देते। CO2 विल बी रिलीज फ्रॉम ऑल दी ऑर्गन्स बेटा। सानिका, CO2 कहाँ से रिलीज होता है? तो CO2 हमारे सेल से रिलीज होता है ना, तो फिश को भी तो सेल्स है,
तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो वो सेल से जाएगा ब्लड में, ब्लड से आएगा बाहर। ठीक है, अरे क्या पानी पीते पीते पीते, रुको, फिश के प्यास लगती होगी क्या? नहीं लगती है पूर्वेश फिश को प्यास। Yes, fish tank can also get oxygen from the atmosphere, but it might be less for the fish which is present inside the fish tank. इसके लिए हम लोगों को एडिशनल ऑक्सीजन अंदर डालना पड़ता है। इसके लिए छोटा सा मोटर आता है। ओके, नो, मराइन वाटर को फिल्टर करने की सोम जरूरत नहीं होती है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। उनका बॉडी अडेप्ट हो जाता है मराइन वाटर के लिए, यानी सॉल्टी वाटर के लिए। नहीं लगता है, फिश को प्यास नहीं लगता है अथर्व। चलो, यस, दे विल नॉट एब्जॉर्ब वाटर, वो होता है लेकिन वो कम रहता है, स्किन से हो जाता है ज्यादातर एब्जॉर्ब उनका। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई सेड ना, दे आर सबमर्ज्ड इन द वाटर, तो स्किन सरफेस से पानी वैसे भी अंदर जाते रहता है, सो इट दे मेंटेन द वाटर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द बॉडी। ये लास्ट स्लाइड देख लो एक बार, लव्य। कितना क्वेश्चंस पूछते हो। चलो, हो गया। Shraddha, Shraddha is asking, the oxygen dissolved in water deep inside the oceans are less. So how fish survive there? So again, the variety of the fish which is known to survive in the deep oceans is completely different. So type of fish भी अलग होता है. So every fish is adapted to that particular type of environment and area. समझ में आ रहा है? तो जो फिश सुपरफिशियल वाटर में, शैलो वाटर में सर्वाइव होता है, वो डीप ओशन में, डीप वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। चलो, हो गया। ओके, तो अभी थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग की तरफ चलते हैं हम लोग अभी। ये केशव ने बहुत देर बाद मैसेज डाला। केशव बोल रहा होगा कि सर पता नहीं क्या चल रहा है, कितने क्वेश्चन सर। मींस हमने फिश टैंक में ऑक्सीजन मोटर नहीं लगाया तो यस, ऐसा हो सकता है कि बाद में फिश या तो वीक हो जाएगा या फिर मर जाएगा या फिर इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ना फिश टैंक में ऑक्सीजन रहना बहुत जरूरी है। पानी बदलना पड़ता है हम लोगों को। व्हाई डू वी चेंज द वाटर? क्योंकि वो डर्ट आ जाता है, डर्टी हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नाउ। हाँ, आई नो, बहुत सारे क्वेश्चन थे अनिका, सब पागल हो गए फिश को लेकर। इतना क्वेश्चंस नहीं पूछने का रे, फिश आया सामने की खा जाने का उसको। पता नहीं कितने क्वेश्चंस पूछते हो तुम लोग। ओके, केशव को आज नेटवर्क नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्वेश्चन कि केशव को थोड़ा प्रॉब्लम है। चलो, sir, there also fishes are present who don't need oxygen supply. Yes, there are variety of fish जिनको वो एकदम डीप ओशन में रहते हैं, अलग ही लाइफ है वहां पे। तो they survive on certain chemicals which are released there deep inside the ocean. सर, स्क्रीन को कैसे खाएंगे? स्क्रीन को क्यों खाऊंगा? चुप है अनन्या, कुछ भी। चलो, कोरल रीफ्स आर द टाइप वैरायटी। कोरल रीफ्स आर व्हाट? कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कैन एनीवन टेल मी? Corals, they belong to what? Are they the type of fish or they are someone else? No, not aquatic plants. Yes, they are poriferans. Coral reefs are poriferans. Plants नहीं है, animals ही है, लेकिन porifera से है। Correct अद्वै। So they are poriferans, अलग है वो। हाँ, वैसा पूरे समझा कुछ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Sir, these fish that survive on chemical in water, do they adapt it or are they born that way?
नहीं, दे अडेप्ट करके फिर उनका जो ब्रीड है, स्पीशीज है, वो आगे बढ़ते गया है ना, तो इसके लिए वो अडेप्ट हो गए, तो वो बाहर आए या फिर सरफेस पे आ गए तो दे विल डाई। ठीक है, चलो, शैल वी नाउ? ओके, आगे बढ़े। मेरी आंख कहती है वापस आ गई। अनन्या इज सेइंग यस। चलो आगे बढ़ते हैं। Now we will start with the proper respiratory system in case of human beings. तो human respiration की हम लोग शुरुआत करते हैं, but breathing की rather, the breathing in human beings will take place through this important system that is known as respiratory system. इसको हम लोग, because it is responsible for breathing, therefore we can also call this as the breathing system. Okay, इसको हम लोग breathing system भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स इज बेसिकली डिवाइडेड अगेन इनटू टू पार्ट्स। इसके भी दो पार्ट आएंगे। अद्वय माफ करना बस बस एक दूसरे के साथ बात कम करो। पूर्वेश एंड अद्वय दोनों को क्लास से बाहर निकाल दूंगा नहीं तो मैं। चलो नेक्स्ट। So respiratory system in case of human beings is divided into two parts. One is known as the breathing tract and the other one is known as the breathing organ. Okay, तो पहला वाला जो आता है that is breathing tract. ध्यान दो सब लोग, अभी इधर मैसेज मत करो. And the second one is known as the breathing organs or breathing organ. Okay, now breathing tract starts with the nostril, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में नोज बोलते हैं. Then nostril or the opening, and then the nostril will continue with the cavity inside, so we call this as nasal chamber. ठीक है, nostril के बाद आएगा nasal chamber. Nasal chamber will continue with the structure called as pharynx. As we discussed earlier, pharynx is a common tract for both digestive system and respiratory system, तो यहाँ पे pharynx आएगा. Pharynx के बाद आएगा larynx. Larynx के बाद आएगा trachea. So this is called as, this entire structure is known as the breathing tract. Now trachea will bifurcate and will enter inside the organ, breathing organ called as the lungs. ठीक है, and lungs are made up of what? So this breathing organ is made up of bronchi and bronchioles, and bronchioles will end with a balloon-like structures. Correct, Namrata. The balloon-like structure known as alveoli. Okay, so they are called as the alveoli. Perfect. Yes, Ananya. Yes, Safura. Correct. Purvesh. ठीक है, so they are known as alveoli. Alveoli ऐसा कुछ बोलने का नहीं. They are called as alveoli. ठीक है, so proper अच्छे से pronounce करो इसको. Now we are here talking about, as I said, दो चीजें बात कर रहे हैं हम लोग, breathing tract and breathing organ. Okay, so now we will start with this first part. अच्छा, ये lungs के बारे में थोड़ा सा information है. Lungs के साथ रहेगा यहाँ पे structure called as the diaphragm, and diaphragm is basically a muscular band which separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. तो दो cavities के बीच में बड़ा सा muscular band होता है, and plus we are going to have intercostal muscles. Intercostal, inter meaning between, costal meaning ribs. So the muscles which are present between the ribs. ये सब मिलकर intercostal muscle and diaphragm, ये दो मिलकर हमारे बॉडी का करवाते हैं ब्रीदिंग. ठीक है, और lungs is considered as the organ for exchange of gases. तो ऐसा ये पूरा respiratory system हमारा हो जाएगा. So again, respiratory system is going to start with the respiratory tract and respiratory organ, or breathing tract and breathing organ. Breathing tract में it's going to start with the nostril. Nostril will continue with the chamber called as nasal chamber. Nasal chamber then continues with the pharynx, followed by larynx and then trachea. Trachea divides to form bronchi. Bronchi enters into organ called as lungs, which are made up of bronchioles and alveoli. And
we have intercostal muscles and diaphragm for the mechanism of breathing, that is inhalation and exhalation. No, श्रावणी, larynx और esophagus में difference है. Larynx is a part of respiratory tract. Esophagus is a part of digestive system. ठीक है, दोनों भी अलग है, तो ये दोनों ट्रैक अलग रहते हैं. सो लैरिंग्स का कंप्लीटली अलग फंक्शन है. लैरिंग्स हैज वॉइस बॉक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द साउंड. ठीक है. नॉस्ट्रिल, सबसे पहला पार्ट आता है नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल इज नथिंग बट यस विच इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस. करेक्ट भूषण. वेट हिकस के बारे में सोफरा बाद में बात करते हैं. ठीक है. नॉस्ट्रिल्स, Now nostrils are nothing but these openings. ये जो नाक का है जो ओपनिंग आपको मिल रहा है ना, so the external openings of nose through which oxygen rich air enters in and carbon dioxide rich carbon dioxide along with the water vapors are expelled. तो ये जो आपको ओपनिंग दिख रहा है ना ये फोटोग्राफ में, ये this opening is known as nostril. करेक्ट. और यहाँ पे जब एयर ऐसे इसके अंदर जाएगा तो ये जाता है ये पूरे चेंबर के अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ये चेंबर को हम लोग बोलते हैं नेजल चेंबर. सो दिस इज अ नेजल चेंबर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल नेजल चेंबर. और उतना ही कैविटी हमारे स्कल के अंदर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल नेजल चेंबर. करेक्ट. एंड दीज ओपनिंग्स आर ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल नेयर्स. ठीक है. They are called as the external nares. Sir, what are the tiny air sacs in the alveoli called? They are called as the alveoli. Lungs में जो tiny sacs होते हैं उनको हम लोग alveoli बोलते हैं. Yes, external nares or internal nares is the present inside the chamber which separates the external chamber from the internal chamber. उसको internal nares बोलते हैं. ठीक है. So these are the external nares. And as I said, अंदर की तरफ जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लेयर्स. ठीक है. सो समवेयर हियर, ये कैविटी के अंदर जो सेपरेट करता है फेरिंग्स को चेंबर से, नेजल चेंबर से, तो उसको नाम दिया है इंटरनल. सो इंटरनल लेयर्स विल ओपन is the opening of nostrils in the pharynx or nasal chamber, not nostrils but the nasal chambers in the pharynx. ठीक है. एक्सटर्नल लेयर्स यानी this is an opening here which is outside. Internal layer matlab it's an opening of the nasal chamber which opens into the pharynx. So that is known as internal layers. Yes, uvula will close the internally during deglutition. Correct Aditya. अथर्व को लास्ट स्लाइड चाहिए. इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है. लास्ट स्लाइड है, किसी इंसान की नाक दिखाई गई. डन. Yes, nostrils and external layers are same. तो उसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल ऐसा भी बोलते हैं, बट बायोलॉजिकल टर्म इज एक्सटर्नल लेयर्स एंड इंटरनल लेयर्स. ठीक है. अमन तू ना पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, कुछ भी बोलते रहता है पागल. चलो नेक्स्ट. नाउ एक्सटर्नल लेयर्स के बाद यानी नॉस्ट्रिल्स के बाद वी हैव द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द नेजल चेंबर. अभी थोड़ा इधर ध्यान दो इधर, सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो चेंबर, नेजल चेंबर इज नथिंग बट द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेयर्स. बिकॉज वी नो दिस इज एक्सटर्नल लेयर एंड समवेयर हियर वी हैव इंटरनल लेयर. दोनों के बीच में ये जो पूरा चेंबर होता है वी कॉल दिस एज नेजल चेंबर. इसको हम लोग बोलते हैं नेजल चेंबर. सो नाउ नेजल chamber is going to be very important structure because there are various structures which are present within the nasal chamber. जैसे for example, nasal chamber will be lined by mucous membrane and ciliated epithelium. पूरे nasal chamber में रहता है mucous membrane और उसके साथ रहेगा ciliated epithelium. अभी देखो for example, suppose ये अगर ऐसा nasal chamber है हमारा, this one is the mouth of a person, okay? So ये अगर पूरा ऐसा बहुत बड़ा हो गया ना, लेकिन ये वाला जो नेजल चेंबर है ना, this is going to have the lining of the mucous membrane.
म्यूकस मेम्ब्रेन से सिक्रेट क्या होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन से सिक्रेट होगा म्यूकस। ठीक है ना। सीलिएटेड एपिथेलियम से क्या फायदा होगा? सीलिएटेड एपिथेलियम विल हैव द सीलिया एंड दिस सीलिया विल हेल्प इन पुशिंग द डस्ट पार्टिकल्स आउटसाइड। ठीक है, तो ये डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालने का काम करेगा बाय ट्रैपिंग देम, तो ये ट्रैप करने का काम करेंगे। प्लस दिस चेम्बर इज रिच इन ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, सो इट इज रिच इन ब्लड कैपिलरीज। सो ब्लड कैपिलरीज से क्या होगा? सो द एयर विच इज एंटरिंग इन, सो द एयर विल बी मेड वार्म, तो एयर थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। एंड along with that the nasal chamber will also have the fine hairs। ठीक है, तो नाक के अंदर ऐसे नेजल चेंबर में फाइन हेयर्स होते हैं एंड these फाइन हेयर्स will help in filtration of air। ओके, सीलिया अलग और फाइन हेयर्स अलग। ठीक है, सो फाइन हेयर्स एंड सीलिया बोथ विल हेल्प इन filtration, लेकिन cilia will help in trapping the dust particles, fine hairs will help in filtration of the air, blood capillaries will make the air warm, and mucous membrane secretes mucus which again traps the dust particles and makes the air moist, so that the air before entering into the lungs will be filtered, will be made moist and warm. So this filtered, moist and warm air now enters into the further part of the respiratory tract। समझ में आ रहा है सबको ये? Is everyone Yes, sir. getting this? हाँ, इसमें अगर किसी को कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछ लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड, हाँ, जिसमें मैंने अलग अलग दिया है, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन दिया हुआ है, सीलिएटेड एपिथेलियम दिया है, लेकिन फाइन हेयर्स और ब्लड कैपिलरीज ये मैंने ऐड किया। प्लीज राइट ऑल दिस डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मैं करता हूं एक्सप्लेन एक बार, अमन, वेट। Yes, air needs to be made warm, beta Shraddha, here, because if the air is not made warm, then there are chances that the lungs will get infected. When we say air is made warm, मतलब वो जो बाहर का air होता है ना, उसका body temperature maintain होता है। मतलब air is kept on, air is made to come on the body temperature and then it enters inside the lungs. Get in this? और वही अगर summer season है तो air ज़्यादा hot होता है, तो again when it enters in, again the temperature of that air will be reduced to the body temperature। okay, चलो मैं ना एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक सॉरी ओके, थोड़ा ध्यान दो इधर। हाँ, नाउ वी हैव दिस नेजल चेम्बर हियर। ओके, अभी ये जो नेजल चेम्बर होता है ना, अरे ब्रेक कहाँ देंगे, अभी 4 बजे खत्म हो जाएगा लेक्चर, डोंट वरी। नाउ दिस नेजल चेम्बर, ध्यान दो इधर, ठीक है, विल हैव मेजर 3 पार्ट्स, एंटीरियर नेजल चेम्बर, ओके, देन मिडल वाला एंड पोस्टीरियर नेजल चेम्बर। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं एंटीरियर नेजल चेम्बर की। इसके अंदर एंटीरियर नेजल चेम्बर यानी ये वाला कैविटी पूरा, जो नाक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, दिस वन, तो ये कैविटी पूरा। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? तो इट्स गोइंग टू हैव, सबसे पहला तो इट विल हैव दी फाइन हेयर्स। तो नाक के अंदर उंगली डाल के देखो, आपको फाइन हेयर्स दिखेंगे या फिर फील होगा। सो दीज हेयर्स आर बेसिकली नेसेसरी फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर, तो एयर का फिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद इट्स गोइंग टू हैव द ब्लड कैपिलरीज, रिच इन ब्लड कैपिलरीज। तो ये ब्लड कैपिलरीज विल डू व्हाट? विल मेक द एयर
वॉर्म। फिर उसके बाद इसके अंदर रहेगा म्यूकस मेम्ब्रेन, जो सिक्रेट क्या करता है, जो सिक्रेट करता है म्यूकस, मराठी में इसको हम लोग बोलते हैं शेम्बुड। ठीक है, तो ये म्यूकस सिक्रेट करता है। तो ये म्यूकस का काम क्या रहेगा, टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, एंड अलोंग विद दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग द एयर मॉइस्ट। तो एयर थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है, राइट। और उसके साथ रहता है सीलिएटेड एपिथेलियम, ओके। और सीलिएटेड एपिथेलियम का काम क्या होता है, अगेन टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल चेम्बर, जो ये बाहर की तरफ है ना पूरा ये वाला, सो दिस वन, ठीक है। सो दिस इज द रीजन, ये दिस वन जो डायग्राम में मैंने भी निकाला। अब समझा सबको, यस और नो? सर जब हमें सर्दी होती है तब इतना म्यूकस क्यों होता है, क्योंकि इरिटेशन हो गया ना, म्यूकस मेम्ब्रेन, सर्दी हो गई मतलब एलर्जी है या फिर इन्फेक्शन है, मतलब आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इरिटेशन हो रहा है, तो इरिटेशन हो रहा है तो उसकी वजह से म्यूकस ज्यादा सिक्रेट होता है। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स को क्या बोलते हैं पता है क्या, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर नोन एज द गॉबलेट सेल्स, ठीक है। तो नाक में से ये सिक्रेट करते हैं म्यूकस। अच्छा, स्टमक में भी है ना, करेक्ट? यस सर। स्टमक में भी म्यूकस होता है, नाक में भी म्यूकस होता है, तो दोनों म्यूकस सेम है क्या? नो। नहीं ना, कि है सेम है, नो ना, हाँ। सो दोनों म्यूकस का क्वालिटी अलग है, दोनों म्यूकस मतलब दोनों शेम्बुड, तो इसका मतलब नाक का शेम्बुड खाने का क्या, ताकि स्टमक को आराम मिलेगा? नो, क्योंकि क्वालिटी दोनों का अलग होता है, तो नाक का म्यूकस खाने का नहीं कभी भी, ठीक है। सर जब सोते हैं तब भी म्यूकस आता है, हाँ जब सोते हैं तब भी म्यूकस आता है, इट डिपेंड्स, टेंडेंसी रहता है, ठीक है। बट बोथ सीक्रेट, यस बोथ आर सीक्रेटेड बाय गॉबलेट ग्लैंड श्रद्धा, लेकिन दोनों का क्वालिटी अलग, इसके लिए नाक का शेम्बुड खाने का नहीं कभी भी। नहीं तो आप बोलोगे कि स्टमक को मिल जाएगा आराम से, फिर स्टमक अपना प्रोटेक्शन का काम करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सर कफ म्यूकस एक वजह से, हाँ कफ म्यूकस इज सेम, कफ को हम लोग, म्यूकस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कफ, ठीक है। जो म्यूकस सिक्रीशन आता है ना, तो दैट इज इन कॉमन लैंग्वेज कॉल्ड एज कफ। हाँ दोनों सेम होता तो चलता था पूर्वेश, तो सर्दी होना अच्छा होता था, ताकि ज्यादा म्यूकस मिलेगा स्टमक को, ठीक है, लेकिन दोनों सेम होता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। केशव बोल रहा है अभी सब म्यूकस म्यूकस करेंगे सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट हियर नाउ, एज वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द नेजल चेम्बर. So nasal chambers basically is divided. So it is divided into left and right chamber by a cartilage, and that cartilage is called as mesenteroid. तो ये जो मेरा वीडियो आपको देख रहा होगा, तो ये जो नाक है जिसको हम लोग हिला सकते हैं, जो बाहर का टिप ऑफ द नोज जिसको हम लोग बोलते हैं, so that is basically divided into two chambers by a cartilage, and this cartilage is known as mesenteroid. ठीक है, तो ये कार्टिलेज को नाम दिया है मेसेंटेरोइड. पूर्वेश डर गया इसको देखे, वो स्कल निकाला उन्होंने ऊपर से उसका चेहरा, ठीक है. सो दैट्स कॉल्ड एज अ मेसेंटेरोइड, राइट. एंड द नेजल चेम्बर इनसाइड विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हर एक नेजल चेम्बर, यानी ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, तो दोनों के भी 3 पार्ट आएंगे. Cartilage will divide the chamber into 2 ना बेटा, so that the air entry will be better, right. दोनों का सेम काम रहता है, लेकिन एयर एंट्री अच्छे से होता है, तो ट्रैपिंग ऑफ द एयर ऑल्सो बिकम्स वेरी इजी.
हाँ, म्यूकस अंदर लेते हैं अमन, कभी कभी तो वो अंदर जाता है क्योंकि वो नेर से, इंटरनल नेर से फेरिंग्स, और फेरिंग्स से सीधा अंदर चला जाता है पेट के अंदर। ठीक है, चलो एनीवे, तो तीन पार्ट देखो नेजल चेम्बर्स के कौन कौन से है। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था दैट इट विल हैव द हेयर्स टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। तो सबसे फ्रंट रीजन दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल। नहीं, कार्टिलेज इसके लिए डिवाइड करता है बेटा बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरिया इज वेरी सेंसिटिव, राइट। और ये जो रीजन होता है टिप ऑफ द नोज होता है दैट रिक्वायर्स, यानी ऐसा है कि दैट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर मूवमेंट, और वो अगर बोन रहेगा यहाँ पे तो वो बोन की वजह से चेम्बर में प्रॉब्लम आ सकता है, करेक्ट। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्दी होती है तो वो निकालने के लिए तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट लगता है ना नेजल चेम्बर का, तो वो नहीं हो पाएगा अगर बोन रहेगा। लेकिन बोन यहाँ पे पीछे है, अंदर की तरफ कार्टिलेज के पीछे, जहां पे हम लोग चश्मा पहनते हैं तो वहां पे बोन होता है। सो दैट इज डिवाइडिंग द इंटरनल पार्ट, राइट। सो इट हैज अ टेक्निकल रीजन कि ऐसा क्यों है कार्टिलेज। पहला रीजन एंटीरियर नेजल चेम्बर में, एंटीरियर रीजन इज नोन एज द वेस्टिब्यूल, जहां पे फाइन हेयर्स होते हैं। देन वी हैव द रेस्पिरेटरी पार्ट, अंदर की तरफ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट, which is richly supplied with the capillaries, warm and moisturizes the air, the one which warms and moisturizes the air, ठीक है। एंड देन देर इज सेंसरी पार्ट। अच्छा, इसके अंदर रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन भी रहेगा, ओके। तो म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस भी सिक्रेट होगा। और सबसे अंदर रहता है सेंसरी पार्ट विच इज लाइन बाय सेंसरी एपिथेलियम। तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे थ्रेड्स दिख रहे हैं। तो जो भी एयर अंदर जाता है दैट एयर विल हैव अ टिपिकल केमिकल एंड दैट केमिकल विल हैव अ टिपिकल स्मेल। तो हाउ डू वी रिसीव दैट स्मेल? तो इट इज रिसीव्ड बाय दीज फाइन स्मॉल स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज आर नोन एज, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ये बना देते हैं पूरा एक बड़ा सा ऐसा ऑल्फैक्टरी नर्व, एंड दिस ऑल्फैक्टरी नर्व will take that particular sense of smell to the brain, and brain will identify the type of smell. तो ब्रेन बराबर उसको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज वेस्टिब्यूल, सेकंड पार्ट इज द रेस्पिरेटरी पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज द सेंसरी पार्ट, ओके। इसको लिख लो, दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू। Please write this down properly. These are the three parts of the nasal chamber. ये अनन्या, एक मिनट पहले ये लिख लो, सब लोग लिख रहे हैं ना, इनका खत्म होने दो उसके बाद में लिखूंगा। पहला वाला स्लाइड फिनिश हो गया तो बोल देना। ओके चलो, निशिता का हो गया। सफोरा इज डन। अथर्व का भी हो गया। ओके चलो गुड, सबका हो गया। अनन्या, आपको ये स्लाइड देखना था क्या? ये वाला अनन्या? हाँ सर, हो गया। चल, तो ये हो गया हमारे पार्ट्स ऑफ द नेजल चेम्बर, ठीक है ना। नेजल चेम्बर विल कंटिन्यू विद अनदर स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड एज द फेरिंग्स। अभी फेरिंग्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। फेरिंग्स इज कंसिडर्ड एज अ कॉमन ट्रैक फॉर बोथ डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको चाहिए था वो वाला स्लाइड, ये वाला। अमन, नो सर, और पीछे वाला। अमन, दिस वन। यस सर।
फिनिश्ड? यस सर, हो गया। Done? चलो. Now, pharynx is a common tract for both the respiratory system as well as digestive system. So here, nasal chambers now will open into the pharynx. Now, what is pharynx? It's a short and vertical tube-like structure which measures around 12 centimeters. ठीक है, तो इसका जो मेजरमेंट रहता है इट इज अराउंड 12 सेंटीमीटर्स एंड इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द फूड एज वेल एज द एयर. एक मिनट. हाँ, ओके, ठीक है. सो इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द फूड एज वेल एज द एयर. नो, फेरिंग्स का भी अपना एक डिवीजन होता है. ठीक है, जैसे there is a region of the pharynx which is present near the nose. जो नोज के नजदीक रहता है तो उसको हमने नाम दिया है नेजोफैरिंक्स, और विच इज प्रेजेंट नियर द इंटरनल नेयर्स. करेक्ट, तो इसको नाम दिया नेजोफैरिंक्स. नाउ देयर इज अ रीजन ऑफ द pharynx which is present near the oral cavity. So nasopharynx helps in conduction of the air. तो ये सिर्फ एयर को अंदर लेने का काम करता है, nasopharynx. Now there is region of the pharynx which is present near the oral cavity. तो उसको नाम दिया गया है, that is called as oropharynx. तो oropharynx का काम क्या रहेगा? So oropharynx will help in conduction of the food. तो ये खाना लेकर जाएगा. Now we have another region of the pharynx which is present near the larynx. So the area or the region of the pharynx which is present near the larynx is known as laryngopharynx, which of course continues as larynx. So it is again going to conduct the air. तो ये air को conduct करेगा. So this is called as a typical structure called as pharynx. So pharynx will have three parts. One is the nasopharynx, another one is the oropharynx, and another one is the laryngopharynx. Nasopharynx, because it is near nose, carries only air. Oropharynx, present near the oral cavity, so it carries food. And laryngopharynx is near larynx, so naturally again it is going to carry the air. क्योंकि यहां से आगे फिर लैरिंग्स आएगा ना, तो लैरिंग्स में फूड नहीं जाएगा. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऐसा फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है, करेक्ट, और यहाँ पे ये ओपनिंग है. तो ये फ्लैप आएगा नीचे, तो ये पीछे वाला इसोफेगस, ये आगे वाला ट्रेकिया. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हियर इज कॉल्ड एज व्हाट? This flap-like structure is known as epiglottis. और यहाँ पे ये जो opening है, this opening is known as glottis. So epiglottis will close the glottis at the time when we are swallowing the food. जब हम लोग खाना swallow करते हैं तो उस टाइम पे ये close हो जाता है. ठीक है, समझ में आया सबको ये? I hope everyone has written this. सर नेजोफेरिंग से दिखाओ ना पहले से. हाँ, एक मिनट. ये नेजोफैरिंक्स है. हो गया क्या? यस सर, आगे. ये ओरोफैरिंक्स. क्या हुआ नम्रता? ये वाला चाहिए नम्रता आपको? देन ये वाला, दिस वन.
ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस। हो गया नम्रता? Yes, sir. Thank you. सर झालं. चलो ओरोफैरिंग्स हो गया, लिख के. गुड. लास्ट वन इज द laryngopharynx. So I hope ये भी हो गया. यस नियति, परफेक्ट. ओके, तो ये तो हो गया हमारा pharynx. नाउ pharynx के ऊपर ना, जैसे यहाँ पे at the beginning of the pharynx we have this important lymphatic tissue which is present actually in the oral cavity but is present at the beginning of the pharynx. ठीक है? So the one which is present, we say it is present at the opening or the mouth of the pharynx. Now this structure is called as the tonsil. Okay, which is a type of lymphatic tissue which helps in trapping and killing the bacteria. तो ये क्या करते हैं ना, ये टॉन्सिल्स बैक्टीरिया, जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसमें से बैक्टीरिया को ट्रैप करने का काम करेगा टॉन्सिल्स. एंड विद द हेल्प ऑफ म्यूकस and with the help of type of cells it has, it will help in killing this bacteria. So bacteria will not enter in the stomach while we are eating the food, neither they will enter into the respiratory system. तो इसके लिए एक important lymphatic tissue है. This lymphatic tissue is called as the tonsils, which is present at the opening of pharynx. ठीक है? So it is present at the opening of the pharynx. ठीक है? तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसका इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स इज नोन एज टॉन्सिलाइटिस. और टॉन्सिल्स का अगर टॉन्सिलाइटिस में बेसिकली इसका आता है स्वेलिंग, और ये अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वी कैन रिमूव द टॉन्सिल. सो सर्जरी इज नोन एज टॉन्सिलेक्टॉमी. करेक्ट? यस. Kissing, KISSING. Very good. So they're called as the kissing tonsils. मतलब ये tonsils इतने बड़े हो गए कि वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे literally चिपकना चालू हो गए, like this. So they're called as the kissing tonsils. और जब ये होता है तो then we have to remove the tonsils. So it is known as surgery, surgical removal of the tonsils. So it's called as tonsillectomy. Yes, it is always preferred under general anesthesia ना श्रद्धा, लोकल एनेस्थेशिया नहीं दे सकते हैं, राइट? माउथ में कहाँ देंगे ना लोकल एनेस्थेशिया. अगर रिमूव करते हैं तो बैक्टीरियाज विल नॉट बी किल्ड, सो द बैक्टीरियाज विल डायरेक्टली एंटर इन, सो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर मोर. इसके लिए टॉन्सिल्स को जनरली हम लोग निकालते नहीं है. Under extremes of conditions, if we have to, then we will. Otherwise, we don't. Okay. So ये हो गया हमारा important structure that is called as the pharynx. यहाँ तक किसी को और कुछ doubts, difficulties, problems है तो कुछ. Anyone has any problem, doubt in this? जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सबको सब समझ में आ गया? ठीक है, very good. चलो, nice. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. आगे का मैं नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी 4 o'clock. 2 से 4 ही था लेक्चर ये. सो नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे से पढ़ना चालू करेंगे. यस लव, यू वांट टू से समथिंग बेटा? सर पहला वाला एकदम स्टार्टिंग वाला स्लाइड दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट एकदम स्टार्टिंग वाला. ओके. हाँ. अच्छा, जिन लोगों का सब हो गया है, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं. सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे होम एंड स्टे सेफ. Bye, sir. बाय बाय. ये वाला स्लाइड चाहिए था? नहीं सर, इसके आगे वाला. दिस वन? यस सर. ये सारे अमन सब जम्स वगैरह सब अंदर जाएगा अगर टॉन्सिल्स नहीं निकाल सर. दिया तो. इसके लिए तो यस, थैंक यू. हो गया ना, डन ना? यस सर.
ओके, इसके लिए अमन इसको बोलते हैं लाइक दैट इज व्हाट टॉन्सिल्स आर कंसिडर्ड एज दी गार्ड्स, है ना, गेट कीपर बोलते हैं हम लोग इसको. येस सर. ओके, सर याच्या पुढची स्लाइड दाखवा, ही वाली. धनश्री, बाय सर. बाय बाय. धनश्री कुठली हवी? हा झालं. बाय सर. बाय बाय, चलो सी यू. धनश्री हो गया बेटा? यस, चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. टेस्ट का Bye, मैं sir. देखता हूँ श्रद्धा, आई विल सी व्हाट वी कैन डू. सोहम को कुछ चाहिए, सोहम को कुछ बात करनी है. सोहम बोल. सोहम, असं म्हणतात ना की पांढरी कापड खाली, तर ती का होते? पांढरी कावीळ. नाही अरे, तसा ऍक्च्युली कसं आहे ना, त्याच्यात वेगवेगळे प्रकार असतात. हिपॅटायटिसचेच वेगवेगळे प्रकार आहेत, हिपॅटायटिस ए आणि हिपॅटायटिस बी. तर जनरली हिपॅटायटिस ए ज्यांना होतो ना, त्यांना ते पांढरी कावीळ म्हणतात. असं पांढरं असंच काही नसतं त्याच्यामध्ये, पेलनेस जास्त असतो फक्त, त्याच्यामुळे असं वाटतं की स्किन पुरी वाईट झाली. बाकी अदरवाईज कावीळमध्ये जे आपण आता डिस्कस केलं तेच सगळे. ठीक आहे. येस सर. सर आत्ताच्या म्हणजे आत्ताच्या लेसनची बाय बाय. हा बोल बोल. आत्ताच्या लेसनची प्लेलिस्टची लिंक. हो, मी ते लिंक बनवतो आणि युट्यूब वरती टाकतो मी ते. ठीक आहे, पाठवतो. हो सर, चालेल. थँक्यू सर. बाय. ओके, यस, चलो, यस, बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल. यहाँ पे सब मिक्स था अथर्व, सारे बैचेस थे, बैच नंबर 1 2 3 4, और मुंबई के भी कुछ बैचेस थे मेरे साथ. ठीक है, चलो बाय.